मेरा नाम संजीव सान्याल है। मेरे दो प्रोफेशंस हैं। एक मैं लेखक हूं और दूसरा मैं इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री हूं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की और फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं 3 साल उसके बाद था एज अ रोड स्कॉलर, और उसके बाद मैं तकरीबन 22 साल तक फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने काम किया। 2017 में भारत वापस आया क्योंकि सरकार से मुझे पूछा गया कि मैं वापस आके आर्थिक सलाहकार के रोल में मैं गवर्नमेंट में काम करूंगा या नहीं। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर, तब जेटली जी थे, तो उनका मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद निर्मला जी के साथ भी मैंने काम किया। तो कोविड के पीरियड में मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र था गवर्नमेंट का, और पिछले 18 महीने से मैं प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार के रूप में प्राइम मिनिस्टर के टीम में काम करता हूँ। There are a lot of people who are very bullish on the Indian economy. इसके पीछे के फंडामेंटल्स जो है, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो कुछ नेगेटिव भी होगा और कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो अगर दोनों तरफ आप थोड़ा सा बता सके हम लोगों को लेमैन लैंग्वेज में कि 10 साल के स्टैंड पॉइंट से अगर कोई है जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, या जॉब मार्केट में है, बिजनेस में है, तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एज एन इकोनॉमी एट अ ग्लोबल लेवल हम कहां देखते हैं, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिकली, और उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी की परिस्थिति के बारे में बताता हूँ, फिर अगले 10-20 साल के बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो अभी जो परिस्थिति है कि देखिए, आपको मालूम है कि कोविड के कारण से दुनिया के अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ा, और यूरोप हो या अमेरिका हो या बहुत जगह अभी रिसेशन चल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं कहीं तो टूट गई है। वहाँ जो महंगाई दर है हमारे से कहीं ज़्यादा है। आप अभी यूके का लीजिए, वो तो कुछ देर तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देख रहे थे। तो ये एक तरीके से हमारी ये उपलब्धि है कि हमारे इर्द गिर्द के देश तो एकदम पूरी तरह से टूट गए हैं। जैसे श्रीलंका लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, इनकी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही खराब है। तो उस संदर्भ में आप अगर देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो विकास दर है 7.2% से पिछले साल, और इस साल भी 6.5 से 7% के बीच में हम लोगों का विकास दर होगा। वो दुनिया के सबसे टॉप विकास दर है इस वक्त, चाइना से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब नहीं है कि सब समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के हम नंबर 1 लेवल पे हैं। और साथ साथ क्या होता है, अगर विकास दर ज़्यादा हो तो महंगाई दर में प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सिस्टम में इन्फ्लेशन का प्रेशर है। लेकिन हम लोगों ने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि मोटा मोटी जो महंगाई दर है वो भी 4% के इर्द गिर्द है। एक बीच पे ऊपर गया था, फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल में ले आए हैं। और दुनिया में अगर तेल का जो दाम है अगर नीचे आ जाए तो हमारे यहाँ हम इस परिस्थिति में रह सकते हैं। अभी भी हम लोग तेल का आयात करते हैं, तो हम लोग दुनिया के पे निर्भर हैं, लेकिन इस वक्त कोई महंगाई का जो प्रेशर है कम है। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि अगर विकास दर बरकरार रहे तो स्वाभाविक है इससे जो नौकरियां और दूसरे जो चीज़ें चाहिए, इनकम्स वगैरह जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। और इसको एक तरीके से बनाए रखना, यही इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जैसे आज हम लोग कहते हैं चीन का इकोनॉमी का देखिए 25 साल में किस तरीके से बदलाव आया है। उन लोगों ने क्या किया, उसी विकास दर को ऊंचा रख के उसको मल्टीप्लाई करते गए। आप सब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट समझते हैं, कंपाउंडिंग समझते हैं, राइट? यही है खेल। आप एक साल में आपको अमीर बनना नहीं है। अगर हमको आज से 25 साल में विकसित देश बनना है तो यही कंपाउंडिंग प्रोसेस को चलाए रखना है। तो आप किसी एक साल में अचानक से अमीर नहीं बन सकता, कोई विकसित नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज को कंपाउंड करते जाना है। तो हम लोग पिछले साल 7% में बढ़े, इस साल भी शायद 7% के इर्द गिर्द होगा। इसी को मोटा मोटा चलाते जाए, और कुछ साल जब दुनिया की परिस्थिति अच्छी होगी तो हम लोग 8% पे चले जाएंगे, 9% पे भी जा सकते हैं। लेकिन हर एक परिस्थिति में ज्यादा एक्सेलरेटर पर दबाना नहीं चाहिए। क्यों? अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, मैं अभी 9% पे चला दूं, इसी तरह से घसीट के
गवर्नमेंट से खर्च करके आरबीआई को बोलूं इंटरेस्ट रेट घटा दो, सब करके ठीक है, एक साल हमारा इकोनॉमी चल पड़ेगा, हाँ 9% पे चल पड़ा, बहुत खुश हो गए। लेकिन क्या होगा, हमारा डिमांड बढ़ गया तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, दुनिया से, चीन से, इधर से हम लोग सब सेवाएं चीजें इंपोर्ट करेंगे। लेकिन दुनिया में है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी परिस्थिति वहां पर रिसेशन चल रहा है या फिर वहां पे थोड़ा सा, तो अगर हम लोग ज्यादा तेज चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इकोनॉमी को चलाना सबसे जितना तेज चला सकते हो वैसा नहीं करना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल आपको चलाना है, यही है। इसीलिए इस पे ध्यान देना पड़ता है। ज्यादा तेज चलाएंगे तो महंगाई दर बढ़ जाएगी, आपका करंट अकाउंट फिसल जाएगा। दूसरे तरफ अगर आप बहुत कम चलाएंगे, मतलब टाइट करके रखेंगे, तो देश में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। तो एक मैं कहूंगा एक इक्विलिब्रियम शब्द सही नहीं है, एक संतुलन करके चलाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, और वो परिस्थिति के अनुकूल करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आप रोड के अनुसार चलाते हैं ना, कभी कभी साफ रास्ता मिलता है, कभी गड्ढे वाला, तो गड्ढे वाले रास्ते में 100 किलोमीटर पे चलाएंगे तो गाड़ी क्या होगा, थोड़ी देर तेज चलेंगे, फिर